आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामलीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रोडायनामिक्स। सबसे जो पहले यूनिट हम लोग पढ़ के आए थे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक थी और अब हम लोग जो पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। इसके बेसिक चीज़ों की बातें की थी पिछले वीडियो में हमने। अगर आप बेसिक वीडियो देख के आते हैं तो ये जो आज का वीडियो है आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं, और संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इन दोनों के बारे में अंतर समझाया था। फिर करंट क्या होती है और करंट का फ्लो कैसे होता है और करंट को हम कैसे फील कर पाते हैं। थोड़ा करंट के बारे में आज भी हम बात करेंगे क्योंकि पूरी बात नहीं हो पाई थी। और करंट जब चलती है यानी जब आवेश चलता है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो वहां पर एक अनुगमन वेग या अपवाह वेग उत्पन्न होता है, वो क्या होता है। और शांति काल, जो फ्री इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हैं उनके टक्कर में समय लगता है, वो शांति काल। और माध्य मुक्त पथ, उसकी टक्कर के बीच दूरी तय करते हैं वो, उनके जो पथ को या रास्ते को हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं, ये क्या होता है। तो और आवेश वाहक की जो गतिशीलता होती है चार्ज कैरियर्स की, वो क्या होती है, इस बारे में आज की वीडियो में बात होगी। तो आइए थोड़ी सी शुरुआत करते हैं रिकैप से। पीछे से हमने पढ़ा था मुक्त इलेक्ट्रॉन। हमने कहा था किसी भी पदार्थ की संरचना है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर होती है। पदार्थ बने थे कणों से मिलकर के और कणों की रचना हुई थी अणुओं से और अणुओं की रचना हुई थी परमाणुओं से। और जो हमारा परमाणु था वो 3 कणों से मिलकर बना था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो कक्षाओं में घूमते रहते हैं नाभिक के चारों ओर। उन इलेक्ट्रॉनों को हमने संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहा था, संबद्ध इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ बंधा रहता है और जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ करके पदार्थ के अंदर स्वतंत्र रूप से भ्रमण करता है उसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से करंट का फ्लो होता है, धारा का प्रवाह होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो कक्षा को छोड़कर आते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इनकी वजह से करंट बनती है। और फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही है, ये माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और जब इलेक्ट्रॉन बहुत संख्या में प्रवाहित होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है चार्ज, और इसके फ्लो होने से बनती है करंट। तो हमने बात की थी वैद्युत धारा की, क्योंकि जो चैप्टर हमारा यूनिट सेकेंड है, एक बार फिर याद दिला दें कि यूनिट हमारी जो है वो सेकेंड है, वैद्युत की या वैद्युत धारा कह सकते हो। और जो चैप्टर हमारा है वो चैप्टर नंबर हमारा है 3, चैप्टर नंबर 3। जो पहला चैप्टर में पढ़ा था वो हमारा था वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और जो दूसरा चैप्टर था वो था वैद्युत विभव तथा धारिता, और जो तीसरा चैप्टर है ये है विद्युत धारा। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न की, तो इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इस करंट की ही बात चल रही थी, विद्युत धारा की। तो वैद्युत धारा क्या होती है, तो हमने कल बताया था आपको कि I बराबर Q/T, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया किसी तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से, जो प्रति सेकंड चार्ज का फ्लो होता है, प्रति सेकंड जो आवेश प्रवाहित होता है, उससे क्या बनती है, धारा बनती है। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे कॉपी पे, क्या लिखेंगे डेफिनेशन, कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। क्या है ये, करंट का फ्लो किसके वजह से हो रहा है, चार्ज की वजह से, फ्लो ऑफ चार्ज। और धारा को हम लोग I संकेत करते हैं, क्या संकेत करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय I। इसका अगर दूसरा फॉर्मूला हम देखें, जब हमें इलेक्ट्रॉन दिए हों तो आप चूंकि जानते हैं कि Q बराबर Ne होता है, तो इस फॉर्मूले को आप Ne/T भी लिख सकते हैं।
धारा का हमने मात्रक बताया था आपको यूनिट, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इसका एक मात्रक बना कूलाम प्रति सेकंड, अथवा इसका दूसरा मात्रक आधुनिक एम्पियर। धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। वैद्युत धारा एक मूल राशि है जो 7 मूल राशियों में आती है। इसकी जो डायमेंशन थी, बीमा थी, वो हमने ए बताई थी। ये राशि जो होती है वो अदिश होती है। इसमें दिशा होने के बावजूद भी, परिमाण होने के बावजूद भी, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, फिर भी अदिश राशि है। क्यों है? अभी बात के हम थोड़ा सा समझाएंगे। तो ये राशि कैसी है? अदिश धारा के छोटे मात्रक बताया था हमने, जैसे 1 मिली एम्पियर है तो 1 मिली एम्पियर में होती है 10⁻³ एम्पियर धारा। इससे भी छोटी है तो वो होती है 1 माइक्रो एम्पियर और उसको नहीं तो 10⁻⁶ एम्पियर। तो ये करंट के छोटे मान भी हैं। अब बात उठती है कि 1 एम्पियर कितना होता है? 1 एम्पियर हम किसे कहते हैं? तो वैसे तो 1 एम्पियर परिभाषा बनी है धारावाही चालक तारों की वजह से, लेकिन यहां से अगर आप 1 एम्पियर समझेंगे तो आप यहां जाएंगे फार्मूले में I = Q/T। अब अगर यहां ये कह दिया जाए कि T = 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, अगर किसी चालक तार से प्रति सेकेंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जा रहा हो तो यहाँ धारा आप लिखेंगे एम्पियर में। तो I = Q का मान 1, T का मान 1, तो 1 एम्पियर। ये धारा आपकी बन गई 1 एम्पियर। कब बन गई? जब पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में 1 कूलाम आवेश चार्ज फ्लो कर रहा हो। अगर किसी तार से प्रति सेकेंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। ये 1 एम्पियर निशान बना लेंगे आप। यहां से चलते थोड़ा सा आगे इसके हम इसके आगे देखना है कि धारा अदिश राशि कैसे हो जाती है। तो आइए देखिए, धारा एक अदिश राशि है, इस पर बहुत विशेष चर्चा रहती है। कारण क्या है? क्योंकि धारा देखने में लगती है सदिश, क्योंकि इसमें दिशा भी दिखाई पड़ती है, परिमाण भी दिखाई पड़ता है। क्योंकि धारा का जो प्रवाह होता है, धारा का जो प्रवाह होता है वो सदैव इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होता है। मतलब आप ऐसे समझेंगे कि अगर ऐसा आप मान लें कि आप A से B इधर की ओर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, A से B की ओर, तो जो धारा होगी वो धारा बहेगी, धारा बहेगी B से A की ओर। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलती है करंट। या बैटरी में आप देखते होंगे सेल वगैरह में, तो धारा का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर होता है ऐसे। तो यहां भी दिशा आपको दिख रही है, यहां भी दिशा दिख रही है, फिर भी धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्योंकि इसका कारण है ये सदिश योग, जो कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, या कोई सदिश योग का नियम हो, उस नियम का ये पालन नहीं करती है। कैसे कह दिया कि पालन नहीं करती है? पालन नहीं करती है। और अगर सदिश योग का पालन नहीं करेगी तो जाओ फिर बेटा अदिश राशि में प्रवेश कर जाओ। क्योंकि सदिश राशि का जो पालन करेगा वही सदिश राशि की श्रेणी में आएगा। कैसे नहीं पालन करती? जैसे समझो, मान लो एक तार में करंट आ रही है 2 एम्पियर, यहां से दूसरे तार में धारा आ रही हो 5 एम्पियर, तो आगे जो धारा जाएगी वो 7 एम्पियर जाएगी। चाहे ये दोनों धाराएं ऐसे आ रही होती, कितना कोण होता, तब भी 7 एम्पियर करंट। चाहे दोनों धारा ऐसे 2 एम्पियर ऐसे होती,
और एक 5 एम्पियर ऐसे होती, फिर भी जो आगे धारा निकलती वो 7 एम्पियर। यानी इनके बीच के एंगल बदलने से इस धारा के परिणामी मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम आपने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर राशियां एक ही डायरेक्शन में होती थी ए और बी, तो उनका परिणामी ए प्लस बी आता है। और अगर यही राशियां लंबवत हो जाती थी ए और बी, तो इनका परिणामी आर बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इनके कोण पर डिपेंड करता था। अपोजिट हो जाती थी तो माइनस हो जाता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है धारा के साथ। धारा इनके बीच एंगल बदलने से धारा के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सदिश योग के समांतर चतुर्भुज का नियम का पालन नहीं करती है। इस वजह से विद्युत धारा को रखा गया अदिश राशि की श्रेणी में। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि धारा क्यों अदिश राशि है। चलिए आगे, अब धारा के हम टाइप्स पढ़ते हैं। धारा के प्रकार। टाइप्स ऑफ करंट। तो धारा आपकी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है धारा? दो प्रकार की होती है। दोनों धाराएं आप यूज भी करते हैं। एक आपकी होती है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव करंट। शॉर्ट में इसको पढ़ते हैं एसी। और दूसरी हमारी है दिष्ट धारा, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं डीसी। दोनों भाई फर्क है, एसी और डीसी में फर्क है। क्या फर्क है जरा देखिए, उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। अल्टर है, मतलब अल्टर कौन होता है? हम लोग जनरल यूज करते हैं बच्चों से, दिमाग तुम्हारा अल्टर हो गया क्या? अल्टर मतलब होता है जो रुक रुक के काम करता है, जिसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है वो अल्टर हो गया है। यानी उसका जो काम करने का सिस्टम है वो सही से नहीं कर पा रहा है, अल्टर है। यानी जो करंट चलती है ये दो डायरेक्शन में चलती है, अल्टरनेट, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। इस करंट के चलने का जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार का है। ऐसे चलती करंट, यहां इसका मान नियत नहीं होता है। आप देखेंगे तो यहाँ करंट जीरो है, फिर बढ़ती है, फिर और बढ़ती है, अधिकतम हो जाती है, फिर घटने लगती है, घटती जाती है, यहाँ फिर माइनस होने लगती है, फिर माइनस अधिकतम हो जाती है, फिर और घटती जाती है, फिर जीरो हो जाती है। तो ये एक ऐसी धारा है जिसका मान समय के अनुसार जैसे जैसे टाइम चेंज होता है इस धारा का मान बदलता जाता है। ये धारा समय के अनुसार बदलती है और एक फिर निश्चित समय पश्चात अपने मान को दोहराती है। इस धारा को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, इसलिए अल्टरनेट है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। और एक चक्कर आने के बाद ये जीरो हो जाती है। यहां से यहां तक का एक चक्कर जो होता है, यहां से इसकी जो एवरेज वैल्यू है, औसत मान जो होता है पूरा जीरो, चूंकि जितना इधर प्लस उतना इधर माइनस, दोनों जोड़ करके यहाँ जीरो। ये बात इसका जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी समझ आएगी, वहां चर्चा होगी। अब बात करो दिस धारा की। डायरेक्ट करंट, ये धारा हमेशा एक ही दिशा में बहती है, ऐसे इस प्रकार से एक ही दिशा में, और इसका परिमाण हमेशा नहीं, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी, अगर निगेटिव है तो निगेटिव रहेगी। इसका परिमाण हमेशा नियत रहेगा और एक डायरेक्शन चलती है, इसमें दिष्ट एक दिशा में चलती है, दिष्ट धारा है। इसका परिमाण भी नियत रहता है और एक दिशा में बहती है, इसलिए इसको कहते हैं दिष्ट धारा। इसका परिमाण समय के साथ चेंज नहीं होता, इसका परिमाण समय के साथ चेंज होता रहता है। तो ये दो प्रकार की धाराएं हैं जिनका हम लोग अध्ययन करते रहेंगे। अब चलते हैं जरा धारा के साथ और कुछ चीजें पढ़ते हैं। आइए, तो धारा का प्रवाह किसके वजह से हुआ था? इलेक्ट्रॉन या कह सकते हो चार्ज की वजह से हुआ था। धारा में आती है बात आवेश वाहक की, आवेश वाहक की गतिशीलता। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अनुगमन वेग पहले।
सबसे पहले लोग पढ़ लेते हैं अनुगमन वेग, तब बात करते हैं अगस्त्यशीलता की। इंपॉर्टेंट है अनुगमन वेग, बोर्ड एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है और इससे धारा और अनुगमन वेग का संबंध बनता है, वो भी पूछा जाता है। तो क्या होता है अनुगमन वेग, जरा पहले इसको समझेंगे। अनुगमन वेग या इसको कहते हैं अपवाह वेग, कहीं कहीं अपवाहन वेग लिखते हैं, अपवाह वेग। इसको इंग्लिश में कह देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये कौन सा वेग है, तो एक एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे अच्छे से। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, कोई चालक तार है और इस चालक तार में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। चालक में क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये बहुत संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनका जो मोशन होता है चालक के अंदर, ये मोशन होता है रैंडम मोशन। अब यहां से बात बहुत ध्यान से सुनना है, बिल्कुल एक्यूरेट होकर के, तभी आपको बात समझ आएगी, तभी आप अनुगमन वेग को समझ पाएंगे, श्रांति काल को, माध्य मुक्त पथ को, और कैसे धारा का प्रभाव होता है, तब ये भी बात समझ पाएंगे अगर इस बात को अच्छे समझेंगे। रैंडम मोशन मतलब यादृच्छिक गति होती है। यादृच्छिक को हम लोग कह सकते हो अपनी भाषा में टेढ़ी मेढ़ी, अनियमित, जिसका कोई नियम नहीं है। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन होता इधर जा रहा हो सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये वाला पता लगे इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है। मतलब इनका जो मोशन होगा या और भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उन सब का मोशन उल्टा सीधा होगा। हर एक का वेग अलग अलग है, हर एक का मोशन का डायरेक्शन अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, जब प्रारंभ में इनका हम औसत वेग निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी, यू एवरेज, तो रैंडम मोशन होने की वजह से इनका औसत वेग शून्य हो जाता है। कैसे? क्योंकि अगर एक इधर गया और कोई इलेक्ट्रॉन तो ऐसा होगा जो इसका उल्टा होगा, तो इस वाले वेग को जीरो कर देगा। आप सदिश योग में पढ़े हो कि दो वेक्टर क्वांटिटी अगर हैं अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा दिया जाता है, तो एक का वेग 10 इधर, एक का 10 इधर, 10 माइनस 0 हो जाएगा। ऐसे सब मिलकर के धीरे 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 इसके वेग को शून्य गए थे। क्योंकि हम निकालते हैं औसत, यू एवरेज बराबर U1 प्लस U2, और वो भी कैसा, वेक्टर के साथ, U3 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक, n तक, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे और बटे n। तो सब औसत निकालते हैं तो औसत क्या आता है, शून्य आ जाता है। इनके औसत वेग शून्य होने की वजह से ऐसे किसी तार में कोई करंट का फ्लो नहीं हो पाता है। अगर ऐसे कोई आप तांबे का तार या चालक चांदी रख देंगे तो धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि उनकी एवरेज वेलोसिटी शून्य है। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे कि इस चालक को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए तो इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। तब क्यों लगता है, देखिए, क्योंकि उस कंडीशन पे अगर वही चालक यहां पर है और इसमें वही आपके इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसमें वही है, लेकिन अब अगर इस चालक पर हम एक बैटरी कनेक्ट कर दें, क्या लगा दें, बैटरी लगा दें, तो क्या हो जाएगा। देखिए, अगर बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो प्लस से माइनस की ओर यहां से विभवांतर होगा बैटरी में, और प्लस से माइनस की ओर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा यहाँ, यानी इस पूरे चालक पर एक लग जाएगा वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र कंडीशन क्या होती है, तुम्हें ये बात पता होगी, इधर वाला सर्किल ये पॉजिटिव बन जाएगा, इधर वाला ये नेगेटिव है, क्योंकि प्लस से माइनस की होता है वैद्युत क्षेत्र। अब आपने पढ़ रखा होगा कि अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई निगेटिव चार्ज है तो इस पर जो वैद्युत बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा उल्टी दिशा में लगता है। सभी तो इस पर जो वैद्युत बल लगता है
वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत रखता है। अगर ये आपका वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन है ऋण आवेश का, तो इस पर जो वैद्युत बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र उल्टा लगेगा, इधर की ओर F बराबर EQ पड़ा होगा। तो इन इलेक्ट्रॉनों पर एक वैद्युत बल लगेगा इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, वो इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा। यानी ऐसा समझ सकते हो कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो अब सारे इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे आपके पास, ये सारे इलेक्ट्रॉन इस ओर एक ही डायरेक्शन के मोशन में हो जाएंगे। अब सबका मोशन एक ही डायरेक्शन में हो गया, एक ही समय इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे इस तार में से, इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों के चलने से क्या बनेगी? करंट बनेगी इस तार में। इस तार में क्या बहेगी? करंट बहेगी। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से धारा बनती। अब करंट उत्पन्न हो गई, चूंकि अब एवरेज वेग शून्य नहीं है। अब जो अंतिम एवरेज वेग आएगा V एवरेज, वो आपका कुछ अलग होगा। आप सभी डायरेक्शन में सबको प्लस हो जाएंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट Vn/n। ये अब औसत वेग 0 नहीं होगा। लेकिन ये जैसे वैद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इनका एक औसत वेग इनको प्राप्त होता है, वही औसत वेग अनुगमन वेग होता है। क्योंकि यहाँ जो आयन होते हैं इस तार में, इस चालक तार में जो आयन होते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। तो टकराने से इनका जो पहले वेग होता है वो वेग कम हो जाता है पहले की अपेक्षा। टकराते टकराते पहले इनका वेग बहुत ज्यादा होता है, करीब 10⁻5 मीटर सेकंड के आसपास इनका वेग होता है। लेकिन जैसे आयन टकराएंगे इधर आने के लिए, तो टकराने की वजह से क्या होता है? इनका वेग कम हो जाता है। और कम होने के बाद जो बहुत सूक्ष्म वेग बचता है, एक सूक्ष्म औसत वेग बचता है इनके पास। उस सूक्ष्म औसत वेग को ही हम कहते हैं अनुगमन वेग। उसका संकेत होता है VD, ड्रिफ्ट से D और V से वेलोसिटी। VD से संकेत करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही आपका अनुगमन वेग है। इसकी वैल्यू लगभग 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड के कोटि की होती है। 10⁻⁻4। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी चालक तार पर आप विद्युत क्षेत्र आरोपित करोगे या उसको बैटरी से जोड़ोगे, बैटरी से जोड़ने का मतलब विभवांतर स्थापित कर दिया या कह दो वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर दिया, तो चालक के जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, वो आयनों से टकरा करके अपने वेग को खो देते हैं और एक नियत सूक्ष्म वेग से गति करते हैं, जिस वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग। ये है इसकी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? कि जब किसी चालक तार को, जब नहीं जोड़ोगे इसको चालक तार को, उस समय क्या होगा? इनका वेग शून्य होगा, क्योंकि अनियमित गति कर रहे थे। अब जैसे ही बैटरी जोड़ दी तो अब इनका जो वेग है वो एक दिशा में हो गया। अब ये नियम से गति कर रहे हैं, अब इनका वेग शून्य नहीं है। लेकिन जब ये चलेंगे तो यहाँ जो बीच में आयन मिलेंगे उनसे टकराएंगे। तो ये जब किसी चालक तार को, डेफिनेशन ध्यान सुनिए जो आपको लिखनी है, जब किसी चालक तार को एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है या बैटरी से जोड़ करके वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है, तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकरा करके अपने वेग को खो देते हैं और एक नियत सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं, जिसे अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। वीडियो को रोक करके आप आराम से इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। इसे हम अपवाह वेग या अनुगमन वेग के नाम से जानेंगे। संकेत का क्या रहेगा? VD चूंकि वेग है तो मात्रा रहेगा मीटर बटे सेकंड, और यहाँ जो बहुत सूक्ष्म वेग होता है वो लगभग 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड की कोटि का होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। जरा समझिए कि जिस समय इलेक्ट्रॉन किसी आयन से टकराएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसी आयन से टकराएगा, तो टकराने के बाद अगर इसके मान लो एक यहाँ टक्कर हुई, इसका दूसरा टक्कर यहाँ पे हो जाकर के, इन दो टक्करों की लगातार दो टक्कर, यहाँ टकराया फिर इसके बाद यहाँ टकराया जाकर, इस टक्कर और इस टक्कर, लगातार दो टक्करें। इन टक्करों के बीच जो दूरी तय करता है, ये डिस्टेंस या पथ तय करता है, रास्ता तय करता है, इस पथ को हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ इसको बोलते हैं। मीन मतलब हो गया माध्य और फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। परिभाषा क्या बनेगी इसकी? कि चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा आयनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच तय किए गए रास्ते को या तय किए गए पथ को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और इसी टक्कर के बीच इलेक्ट्रॉन जो होता है कुछ समय के रिलैक्स करता है।
इलेक्ट्रॉन जो होता है इसी टक्कर के बीच कुछ समय के लिए रिलैक्स करता है। वो रिलैक्स करने के लिए जो समय लेता है उस समय को हम कहते हैं श्रांति काल। श्रांति काल इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल। यानी कि जिस समय इलेक्ट्रॉन की लगातार दो टक्करें हो जाएंगी किसी आयन के साथ, किसी अणु के साथ, उन दो टक्करों के बीच जो समय लगेगा वो समय क्या होगा? श्रांति काल। कौन सी टक्कर? दो क्रमागत टक्कर। क्रमागत समझते हैं लगातार क्रम से, दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगा समय, टक्करों के मध्य लगा समय क्या है? श्रांति काल है। किसकी टक्कर है? उस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की और किसी आयन के बीच की। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की आयनों के बीच दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगे समय को श्रांति काल कहते हैं और इसको हम संकेत कर देते हैं टाउ से। टाउ इसका संकेत है। अब समय है तो मात्रक क्या रहेगा? इसका मात्रक सेकंड रहेगा। और जो श्रांति काल होता है बहुत थोड़ा समय होता है। ये समय लगभग 10⁻⁻14 सेकेंड होता है। यानी दो टक्करों के बीच का जो इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करता है टकराने के लिए, वो समय जो लेता है वो 10⁻14 सेकेंड होता है। और जो माध्य मुक्त पथ होता है इसकी डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस होती है 10⁻⁹ मीटर की। बहुत कम डिस्टेंस। ये होता है माध्य मुक्त पथ और ये होता है आपका श्रांति काल। ये श्रांति काल समय और ताप पर, जो समय है वो ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ताप पर। ये ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या कहा हमने कि अगर किसी चालक तार का ताप बढ़ा देते हैं, ध्यान सुनिए, अगर किसी चालक तार का आप ताप बढ़ाते हैं, उसको गर्म कर देते हैं, हीट दे देते हैं, तो उसका श्रांति काल घट जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन को इतनी ज्यादा ऊर्जा मिल जाएगी वो और जल्दी टकरा जाएगा। किससे? आयन से। जो टकराने में समय लग रहा था अभी इसको, अगर इसको एनर्जी मिल गई, हीट मिल गई, तो ये और जल्दी टकरा जाएगा, यानी समय घट जाएगा। तो आप यहां लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं कि किसी चालक तार का, किसी चालक तार का ताप बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से उसका श्रांति काल घट जाता है। मतलब अब 10⁻14 सेकंड से और कम हो जाएगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन टकरा जाएगा, श्रांति काल घट जाएगा। तो ये था श्रांति काल और माध्य मुक्त पथ और अनुगमन वेग। ये तीन डेफिनेशन यहां बनती हैं, इंपॉर्टेंट है, समझ में आनी चाहिए। अब आती है आवेश वाहक की गतिशीलता। आवेश वाहक की गतिशीलता ये क्या होती है? जैसे ही किसी चालक तार को आप बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी से कनेक्ट करने से इलेक्ट्रॉनों में जो वेग उत्पन्न होता है वो होता है अनुगमन वेग Vd। और ये किसकी वजह से उत्पन्न होता है? ये उत्पन्न होता है उस पर लगाए गए वैद्युत छिद्र की वजह से। इन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं आवेश वाहक की गतिशीलता, म्यू बराबर Vd/E। Vd यहां पर आपका क्या है? अनुगमन वेग या अपवाह वेग, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। E क्या है? उस पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र। किस पर आरोपित किया हमने? किसी चालक तार, आरोपित वैद्युत क्षेत्र। डेफिनेशन क्या बन जाएगी इसी फॉर्मूले से? किसी चालक तार पर या किसी चालक तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग Vd तथा उन पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र E
के अनुपात को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। जब वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया तब अनुगमन वेग उत्पन्न हुआ, तो इस अनुगमन वेग और इस आरोपित वैद्युत क्षेत्र का जो अनुपात होता है उसे हम कहते हैं आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू संकेत करते हैं, म्यू बराबर VD/E होता है। इसमें और भी कई बातें हैं कि जो हमारा अनुगमन वेग है वो अनुगमन वेग वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। कैसे होता है तो इसका फार्मूला निकलता है, इस आगे फार्मूले में बताएंगे हम कहाँ से चीज आती है। इस चैप्टर में अगर आप अनुगमन वेग क्रांतिकाल अच्छे समझ लेते हैं तो आपका ओम का जो नियम सत्यापन है या धारा और अनुगमन वेग में संबंध है, जो संबंध आता है I बराबर AVD, ये भी आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और ये इंपॉर्टेंट है, इनसे न्यूमेरिकल भी लगते हैं और ये बोर्ड एग्जाम में सिद्ध करने के लिए प्रूव करने में पूछा भी जाता है धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो ये बेसिक चीजें हैं, इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो में जो भी सिलेबस है वो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, सब यूज की हैं, इसलिए इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।